यूट्यूब के मेरे सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत प्यार भरा नमस्कार। और हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन अचीवर्स में, अपने नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। कहने को मात्र लगभग 9 महीने रह गए हैं भारत में दोबारा से लोकसभा चुनाव होने में, और उसके साथ ही 9 साल भी पूरे हो गए हमारी आज की मोदी सरकार के। यानी कि मोदी सरकार ने जो 9 साल में बहुत काम किया है, वो कहते हैं हमने बहुत काम किया और हमारा देश अब विकास के दर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उधर विपक्ष है, वो कहता है कि भी मोदी ने काम से ज्यादा जुमलेबाजी करी है और देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब मुद्दा यही है, क्योंकि अब अगले मुझे लगता है कि अगले 9 महीने यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, इसी के ऊपर चर्चा रहेगी। विपक्ष भी आपस में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि कोई भी पार्टी कांग्रेस समेत अपने दम पर मोदी सरकार का या मोदी जी का सामना नहीं कर सकती। तो इसी को लेकर आज हम अपने एक नए विषय के साथ आए हैं कि 2024 के चुनावों में क्या होगा और मोदी सरकार ने 9 साल में वाकई कुछ काम किया है या कि सिर्फ जुमलेबाजी की है। मोदी सरकार के धुर विरोधी आज हमारे मेहमान रविंद्र गौतम, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं और बड़ी बेबाकी से बोलने के लिए वो जाने जाते हैं। और आज उनके सामने हमारे आज के मेहमान और हमारे वरिष्ठ संपादक डॉक्टर विजय गौड़ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो मोदी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर तथ्यों के साथ आज बातचीत करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखें और दोनों पक्षों को बराबर का मौका देंगे बोलने का। और हमें उम्मीद है कि हम इस लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम में तथ्यों के साथ अच्छे फैक्ट्स को आप तक लेके आएं, ताकि आप इसको बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो स्वागत है हमारे आज के मेहमान रविंद्र गौतम जी का दिल्ली से। धन्यवाद राजू जी। डॉक्टर विजय गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसी को लेकर रविंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे कि हम 2024 की चर्चा सेकंड फेज में करेंगे। पहले फेज में आप थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा मैं धुर विरोधी हूँ, तो ये शायद कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि मैं धुर विरोधी हूँ। ना मैं किसी का पक्षकार हूँ और ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ। ओके। ये एक पत्रकार या एक जो सामाजिक जीव है, हम किसी भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री कोई ना आपके रिश्तेदार हैं ना हमारे रिश्तेदार हैं, वो देश चलाने के लिए हैं, उनके पास देश को चलाने की जिम्मेदारियां हैं। तो मैं उनकी नीतियों का तो विरोधी हो सकता हूं या उनकी नीतियों का तो मैं चाहने वाला हो सकता हूं कि उनकी स्वीकार कर सकता हूं या समर्थन कर सकता हूं या विरोध कर सकता हूं, लेकिन कहें किसी व्यक्ति का मोदी जी से नहीं, कोई नहीं, हमारे नहीं। मैंने मोदी सरकार का विरोधी बोला है। जी ठीक है तो जी। तो जैसे कहा कि भाई काम हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, अगर हम देखें, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारा देश प्रगति के रास्ते पे दिन रात चलता ही आ रहा है। हमने कभी नहीं देखा या कभी नहीं कह सकते कि हमारा देश 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पीछे चला गया। हम कहते हैं कई बार कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये मोदी सरकार कहती है, और इसी वजह से कई बार मैं विरोध की बातें लगता है कि मैं विरोध करने लगा, क्योंकि मैं तब सत्य दिखाने लग जाता हूं, बताने लग जाता हूं कि जैसा मैंने कहा कि सन 47 में जहां जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज वहां हवाई जहाज भी बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देश ने तो हमारे प्रगति करी है। जहां सड़कें नहीं थी, जहां रेलगाड़ियां नहीं थी, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, आज हर तरह का कनेक्टिविटी है, कोई कहीं से जा सकता है, देश विदेश सब जगह मान सम्मान है। तो आप अगर ये कहें कि प्रगति नहीं हुई तो मैं ये नहीं मानता हूं। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक कि क्या मोदी सरकार में, मोदी एरा में कितना विकास हुआ है, जाहिर सी बात है मोदी एरा में भी काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, सड़कों की जो बनने की रफ्तार है वह बढ़ी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट, देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, जीडीपी का आंकड़ा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो क्या आंकड़ा लेके आ रही, तो जब वह मैं कंपेयर करने बैठता हूं 2004 से 14 और 2014 से लेके 23 के बीच में, तो मुझे आंकड़े बताते हैं कि भाई
विकास तो नहीं हो रहा है। जिस तरह का विकास संभावित था या जिस तरह के विकास की बातें करी गई थी, कही गई थी, जुमले गढ़े गए थे, वो सब खोखले दावे साबित हुए हैं। क्योंकि जीडीपी 2014 के बाद कभी भी डबल डिजिट में नहीं आई है, बल्कि वो हमेशा डिक्लाइन मोड में रही है। तो जब जीडीपी अगर डिक्लाइन मोड में है तो हम कैसे माने कि विकास हुआ है? राजीव जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, हम आज थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे मोदी जी की सरकार का, जो पिछले 9 साल में उन्होंने किया या नहीं किया। जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं, बहुत सारी बातों से। पहली बात, ये बात सत्य है कि निरंतर हम विकासरत हैं। भारत 1947 से लेके आज तक निरंतर विकास कर रहा है और हर सरकार ने अपने समय में हर संभव प्रयत्न किया है कि आगे बढ़े देश। अब सवाल ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है देश में ज्यादा समय, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पिछले 9 साल में जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह का विकास या जिस तरह का इमेज भारत का बना है, वैसा पिछले 60 साल में नहीं बन पाया। अब उसके क्या कारण रहे वो तो एक अलग विषय है। रही बात रियल मायनों में आंकड़ों के स्तर पे जो डेवलपमेंट है वो हमें दिखती है। अगर मैं आपको 5 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर मैं डाटा आपको दूं तो आपको लगेगा कि ये सही बात है। अब आप आ जाइए देश के नेशनल हाईवेज पे। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही ग्राउंड पे। नेशनल हाईवेज 2006 से 2014 तक 25,700 किलोमीटर बने। 2015 से 2023 तक 53,700 किलोमीटर बने, लगभग डबल हो गए। ब्रॉडबैंड के जो सब्सक्राइबर हैं देश में 58.9 मिलियन थे 2006 से 14 के बीच। 2015 से 23 तक 771.3 मिलियन है। रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाइए। देश में एनर्जी की बड़ी जरूरत है और हमने वो दिन देखे हैं जब लाइन लगती थी बिजली के लिए भी और गैस के लिए, पेट्रोल के लिए भी। रिन्यूएबल एनर्जी में 25.7 गीगावाट हम पैदा करते थे 2006 और 14 के बीच। आज 95.7 गीगावाट है। रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन को देख लें, 4.1 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जो टोटल का 6.3% था। ये हुआ 2006 और 14 के बीच में। 2015 और 23 के बीच में 28.8 थाउजेंड किलोमीटर, जो कि 42.3% है टोटल का। आखिरी और अंतिम मैं कहना चाहूंगा, डिजिटल जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं 2017 में भी 8% थी टोटल जीडीपी का। 17 से भी आज तक 23 में 76% हो गई हैं जीडीपी का। तो अब मुझे नहीं पता किन पैरामीटर्स पे गौतम जी ऐसा मानते हैं कि देश में काम नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने गौतम जी ने जैसे अपना पूरा फोकस जो जीडीपी के ऊपर रखा है और उन्होंने बोला कि डबल डिजिट में नहीं गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, इस समय में, आज के समय में, पहली बात तो जीडीपी कोई आधार नहीं हो सकता किसी देश के, पूरा आधार नहीं हो सकता, एक आधार है। आपको ये भी देखना होगा कि इतनी बड़ी महामारी से जूझे हम पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में हाहाकार है। विजय जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अब हम जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ इसको महामारी को छोड़ देते हैं। अगर आप 2019 तक की ही जीडीपी देख लें, 2014 से लेके 2019, जब तक महामारी नहीं आई थी,
तब तक ही देख लें। मैं महामारी क्योंकि बहाना है, एक्सक्यूज है, गवर्नमेंट के पास भी है, सरकार के पास भी, विज्ञापन पे इतने पैसे खर्च करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर आप महामारी से पहले देख लें तब भी आप देखेंगे जीडीपी डिक्लाइनिंग मोड पे ही है हर साल। कहां यूपीए के समय में 2 डिजिट में भी रही, बट मोदी गवर्नमेंट में कभी भी वो डबल डिजिट में नहीं आई, बल्कि डिक्लाइनिंग मोड पे आ गई। नंबर 1। नंबर 2, आपने शुरुआत में कहा कि मैंने कहा कि बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बना, और जिसको आपने शुरुआती पॉइंट बताया जो कि बना, जो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आंख बंद कर ली जाएगी और हर चीज को कहा जाएगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि हम और आप यहाँ पे तथ्य बताने के लिए बैठे हुए। मैं समझता हूं ना आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, हम लोग तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। तो एक चीज। दूसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, वो पिछले 45 सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा 2017-18 में। सरकारी डेटा है हमारा, आपका किसी का डेटा नहीं, सरकारी डेटा है। तो ये जो डेटा है, तो अगर ये डेटा बता रहे हैं कि आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर आपको ये बता रहे हैं कि लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, अगर आपको बता रहे हैं जीडीपी देश की नहीं बढ़ रही है, तो कैसे हम माने विकास हो रहा है? एक। दूसरा, बस एक क्वेश्चन आपसे बस कर रहा था। आपने कहा कि जीडीपी कोई विकास का मेजर आंकड़ा नहीं है। मान लेता हूं कि बिल्कुल मेजर नहीं हो सकता है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं जिससे हम ये माने कि देश में विकास हो रहा है? देखिए, अभी आपने कहा कि 17 के बाद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो ये तो सर, पहली बात तो मैं ये मानता नहीं कि इतनी खराब है। जब हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, ये वो पीरियड है जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे थे। सर कोविड से सारी पहले दुनिया में 2017-18 मैं सारी 1 मिनट लूंगा। सारी दुनिया में जो स्थिति है, हमें थोड़ा सा उसका भी आकलन कर लेना चाहिए। भारत के कोई एक अलग से अजूबा देश नहीं है कि उसके ऊपर ना कोई प्रभाव पड़ता है दुनिया का, ना दुनिया की डूब रही इकोनॉमीज का प्रभाव पड़ता है। आज स्थिति ये है कि अमेरिका जैसे देश में भी जो सुपर पावर है, वहां की स्थिति डावाडोल है। इकोनॉमीज, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज, आप यूके को उठा के देख लीजिए, आप इटली को उठा के आप बड़े देशों को उठा के देखिए, हालत बहुत खराब है। उसके कंपैरिजन में हम अच्छे हैं। रही बात जॉब की, जॉब डाटा पैरामीटर्स जो हैं वो इसलिए हमारे देश में सही डाटा जॉब्स का कहां से लेते हैं, कौन देता है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। कारण उसका ये है कि जो सरकार आंकड़े देती है जॉब से रिलेटेड, वो बहुत बढ़िया अगर नहीं भी है तो टॉलरेबली गुड है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसका लेखा जोखा कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इन टोटलिटी मोदी जी के जो 9 साल हैं उनको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उसको देखें। बहुत सारी फोर्सेस हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी पे, और मेरा ये मानना है कि दुनिया में जिस तरह के हालात आज के दिन हैं, वहां पे हम ऐसा कर पा रहे हैं, ये भी भगवान का हमें शुक्र मनाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी है भी, जीडीपी डबल डिजिट में नहीं है और उसके अलावा और भी समस्याएं हैं, उसके बावजूद हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी, मैंने विजय जी, राजीव जी कि बेरोजगारी है या नहीं है, ये तो डाटा ऑथेंटिक नहीं है हमारे पास, क्योंकि भारत में अभी भी जो हमारा लेबर लॉज हैं उनके हिसाब से डाटा कैसे इकट्ठा होता है वो पता नहीं। वो इकट्ठा हो रहा है कि जो हमारे वो कटता है पैसा, क्या मैं तो नाम भी भूल गया उसका, ESI वाला या क्या, उसके थ्रू कोई डाटा दे रहे हैं। इस तरह का सेंट्रल लेवल पे कोई डाटा है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। विजय जी, मैं कुछ आपने कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो बेरोजगारी है वो पेंडेमिक से पहले बढ़ी, और आपने कहा इतनी महामारी के बाद बढ़ गई। बिल्कुल नहीं, मैं अभी आपसे इसीलिए पेंडेमिक से पहले की बात कर रहे हैं। 2017-18 पेंडेमिक से पहले की सिचुएशन थी, जबकि उसने 45 सालों का बेरोजगारी दर
इतना बढ़ा दिया कि पूरे 45 सालों का इतिहास तोड़ा। कितनी तो आप कितनी उसको बेरोजगारी कैसे- रविंदर जी, कितनी रविंदर जी, ये आइडिया? जो नारा है ना बेरोजगारी का, रविंदर जी मैं प्लीज आई एम सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको बात नारा है ना, अगर ये आप नारा एक जो है चीज ना, विजय जी, ये एक हम चीज जब और 10 अगर साल आप के थे, जब सरकारी हम 10 साल सरकार के का थे भी तब से आंकड़ा सुन रहे हैं कि देश में विजय जी बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। भाई सवाल ये है कि बेरोजगारी, अब रोजगार हम किसको कहते हैं, सवाल ये है। और क्या हमारी जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जो फॉर्मली है ही नहीं किसी खाते में, वो अब उसको देखने का नजरिया है। अपोजिशन में जब बीजेपी थी या जनसंघ थी तब भी वो बेरोजगारी का नारा लगाती थी। आज कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, वो एक ऐसा झुंझुना है जिसको हर अपोजिशन बजाती है उसमें। और गरीबी का मुझे नहीं लगता एकमात्र एक ये मापदंड है देश की विकास को मापने का। मैं तो देखो जो खुद विजय देख जी, रहा हूं मापदंड क्या है ये बताएं ना। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए कि मापदंड क्या है, कैसे आप मापदंड मानेंगे। ये है, और दूसरा मापदंड विजय जी, अगर आप सरकारी आंकड़े को भी आंकड़ा नहीं मानते हैं, उसको भी आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, तो फिर आप किसको माने और मैं किसको मानूं। मुझे बता दीजिए कि भाई आप कहें कि मैं अपने मन से ये चीजें मानता हूं, जनता भी अपने मन से माने। भाई मैं तो सरकार के आंकड़ों को ही, आरबीआई के आंकड़ों को ही आंकड़ा मानूंगा। जो सरकार कह रही, जो आरबीआई कह रही, ये तो थर्ड पार्टी नहीं कि भाई आपने इंडियन अचीवर्स ने ये डेटा निकाल के दिया है, उनका ये रिसर्च है, उनका सर्वे है, ये तो सरकार के आंकड़े। सरकार के आंकड़ों को मानना तो हम सबका धर्म है, हमें मानना ही चाहिए और मैं भी उसको मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार के आंकड़ों को आप किस हिसाब से उसका वैल्यूएशन करते हैं वो एक अलग से एक इशू है। जहां तक कि जनरल स्टेटमेंट है कि भाई कोई विकास पिछले 9 साल में नहीं हुआ और अकेले मनमोहन सिंह जी एक इतने बड़े मतलब वो थे इकोनॉमिस्ट के, उन्होंने ही पूरे देश को संभाल, वो भी मैं नहीं मानता। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस में उतार चढ़ाव देशों में आते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अमेरिका में देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी है, जो सुपर पावर्स हैं उनकी हालत ये है पिछले 10 साल में। आप कोविड से पहले के भी दशक को अगर डॉक्टर साहब, तो पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन है, उसको हम नहीं नकार सकते। और अब आपने ये कहा जैसे कि छोटा सा मुद्दा है, अब आपने ये भी कहा कि भाई किस हिसाब से देखें। हम इस हिसाब से देखें सर कि भारत में भारत का जो इमेज है वो दुनिया में क्या हुआ। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी यहाँ वाशिंगटन डीसी में आए हुए थे और वो बरखा दत्त ने शायद रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको देहाती औरत कह रहे थे, वो रिरिया रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के सामने। आज देश का स्टेचर जो है वो दुनिया में बढ़ा है। आज हम लोग बाहर इस बात को फील करते हैं कि लोग हमारे से इज्जत से बात करते हैं, उनको ये लगता है कि ये किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री का वासी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका महान इसलिए है क्योंकि अमेरिका का एक इमेज, एक ब्रांड महान है। भारत ने 70 साल में ये जो ब्रांडिंग की थी वो ये की थी हमने कि हम सपोरों का देश है, वहां गरीबी है, लोग मर रहे हैं, लोग नालियों में रह रहे हैं, लोग झुक, मतलब वो ब्रांडिंग थी एक। अब आप बार बार हम ये कह के कि भाई हम तो कुछ किया ही नहीं 10 साल में, नहीं डॉक्टर साहब, छोटी सी बात ठीक है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज बनी है, लेकिन अगर हम बात करें कि चुनावों की और भारत की जनता की सोच की, तो वहां पर आपको याद होगा कि एक बार मुद्दा उठा था प्याज का। प्याज ने खून के आंसू पिला दिए थे और वो सरकार चली गई थी। उसी तरीके से आज की डेट में भारत में टमाटरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और वो रविंदर जी ने भी बताया कि 238 रुपए किलो हो गए हैं। और आपको भी ये पता है कि भारत की जो जनता है उसकी जो सोच है वो एक छोटी सी बात को लेकर एक निर्णय ले लेती है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब चुनाव सर के पास ही खड़े हुए हैं, 9 महीने का वक्त रह गया है, मेरे से उसको लेकर राजीव जी हैं, मेरे से पूछ रहे हैं ना ये बात? हाँ जी जी। तो राजीव जी मेरा तो टमाटरों के ऊपर कोई विचार है नहीं। कारण ये है कि ये सब जो इस तरह की समस्याएं हैं, मैं तो उसके बीच में तो नहीं हूं वहां पे, मैं इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता। कारण ये है कि ये तो मौसमी बुखार है, आज प्याज, कल टमाटर, नहीं नाशपाती, पर तो आलू। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है डॉक्टर, मेरा ये सवाल नहीं है। आप मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है गुप्ता जी की
प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या पार्टी कौन पावर में आएगी, ये तो देश की जनता फैसला करती है। मैं और हाँ आप नहीं डॉक्टर करते। साहब, यही मेरा मुद्दा यही है कि वो हमारी जनता प्याज जो है के ना, ऊपर वो हराए, टमाटर पे जिताए, ये तो समय बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता इतनी समझदार है अब कि जी वो इन जी बिल्कुल। टोटलिटी चीजों को इवेल्युएट करती है, और इन टोटलिटी इवेल्युएट करके ही उन्होंने दूसरी टर्म में जिताया था। ये जो हाहाकार है जो हम आज देख रहे हैं टीवी में, ये सब पिछले 3-4 साल पहले भी हुआ था। अभी जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि ये 303 से बढ़ के 350 की दिशा में जा रहा है आंकड़ा। ओके, ये मुझे रविंद्र ऐसा जी आपका क्या कहना है? हाँ, मैं थोड़े से आपसे 2-3 मिनट अनइंटरप्टेड चाहता हूँ। कुछ आंकड़े विजय जी ने दिए थे, तो मैं भी कुछ आंकड़े शेयर कर देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर आपका जो सवाल है उसका भी मैं जवाब देता हूँ कि 2024 में क्या होगा या क्या जी हो जी जी। सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट की, विकास हुआ या नहीं हुआ, अगर एक बार-बार ये बात कही जाती है, कंपैरिजन दिया जाता है कि पहले ये कहा जाता था हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, तो जो भाजपा के चाहने वाले लोग थे वो ये कह देते थे फिर आप पाकिस्तान चले जाओ, फिर आप यहाँ चले जाओ, फिर वहाँ चले जाओ। तो हालात ये हैं कि हमारे देश से हजारों की संख्या में मिलियनियर हर साल जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है एचएनआई क्लाइंट्स जा रहे हैं। तो एचएनआई का पहले भी मतलब आप जाते लोग थे। समझते हैं। सर सुन, अब अभी बता देते हैं सर, पहले भी जाते थे। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आंकड़ों से बात करते हैं, बिना आंकड़ों के कोई बात नहीं। सर पहले भी जाते थे, जाहिर सी बात आप भी वहां गए हैं तो वहां किसी वजह से ही गए होंगे। राजीव मैं तो जी अगर मान लीजिए, मिलीनियर नहीं था ना सर, मैं हाँ तो राजीव मिलीनियर जी, की बात कर रहा हूँ। मैं सर बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा ना सर। राजीव जी गए हैं तो जाहिर सी बात है राजीव जी यहाँ थे, काम कर रहे थे, अपना व्यवसाय चला रहे थे, आज वहां पे गए हुए हैं इस उम्र में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को चलाने में समस्याएं दिखी होंगी, और वहां पे कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखी होंगी, इसी वजह से आज वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। हम जब बात करते हैं कि ग्रोथ हुई या नहीं, आप ग्रोथ कैसे देखते हैं, हम किसी चीज का डेवलपमेंट कैसे मानते हैं? अगर मान लीजिए, एक होता है दिल्ली वासियों के लिए कहा जाता है दिल्ली वासी बड़ा शो ऑफ करते हैं। अगर हम दिल्ली से बाहर कहीं भी किसी स्टेट में जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है, वो कहते हैं कि दिल्ली वासी बड़ा शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर आपके बैंक अकाउंट में राजीव जी 1 लाख रुपया है, लेकिन आप 1 लाख रुपए होने के बावजूद, या 1 लाख रुपए नहीं है और वो 1 लाख रुपए अगर है तो भी आपके पास लोन का है, उसके बावजूद आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और खूब पार्टियां कर रहे हैं, और हर साल आपका जो डेट है, जो कर्ज है, वो बढ़ता चला जा रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो कर्ज बढ़ रहा है वो आपको या आपके 1-2-4 लोगों को ही पता है कि कर्ज बढ़ रहा है, और आप इस आशय में कर्ज को बढ़ाए जा रहे हैं कि शायद कल को कहीं से बड़ा काम मिल जाएगा या मैं इससे ग्रो कर जाऊंगा। लेकिन पब्लिक में इमेज जा रही है, अरे राजीव जी तो बहुत ग्रो कर गए हैं, बड़ा उनके पास पैसा है, देखिए पहले कहां थे आज कहां है। वही हाल हमारे आज देश का भी है। 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था 2014 में, जब जो कि कभी 2014 तक, जो कि 2000 इससे ऊपर कभी भी कर्ज नहीं गया। लेकिन आज 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी सरकार ने 9 सालों में अकेले ही ले लिया। तो अगर कर्ज के बेसिस पे हम अपनी आपको डेवलप्ड कंट्री मानते हैं तो मानते रहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर आज 80 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और उसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, क्यों? अगर उनको मुफ्त में राशन नहीं दिया तो वो भूखे मर जाएंगे, और अगर वो भूखे मरे तो ये समझिए पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा कि हमारे देश में, भारत में भूखमरी हो गई है। तो अगर यह भी आप एक डेवलपमेंट का आंकड़ा मानते हैं तो मानिए, कोई एतराज नहीं। आज जैसा राजीव जी ने कहा कि 238 रुपए किलो टमाटर हो गया, जो कि ये भी अपने आप में इतिहास है। आज तक 200 तो छोड़िए, 150 रुपए नहीं हुआ, लेकिन आज 238 है, जो कि किसी भी जो मनरेगा की दिहाड़ी वाला मजदूर है उसकी एक दिन की दिहाड़ी से कम या ज्यादा का भाव है आज नहीं टमाटर। रविंद्र जी, राजू जी एक सेकंड बस प्लीज। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे। उन्होंने कहा था हम कि रसोई गैस की कीमतें कर देंगे। उन्होंने कहा था कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है और हमें पता नहीं है क्या कि डॉलर
के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचारी सरकार बैठी हुई है, इसलिए रुपया गिर रहा है। हम जानते नहीं कि हम सत्ता में, हम सरकार चलाते हैं, हमें नहीं पता है क्या कि कैसे होता है। ये उनके भाषण थे। लेकिन जब वो 2014 में थे तो 56 रुपए का डॉलर हुआ करता था और आज 83 रुपए में है। कभी भी एक बार भी क्या वो डॉलर नीचे आया 2014 से? अगर आपको पता था, उन्होंने कहा था कि हम 100 दिनों में काला धन वापस लेके आए। कितना काला धन आ गया? ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी गई, महंगाई की मार के ऊपर बातें करी गई, लेकिन वो सारी की सारी बातें जुमले साबित हुए। अगर आपको ये लगता है जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है, बड़ा नैरेटिव बनाया जाता है हिंदू मुस्लिम को लेके, आप बनाया जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके ऊपर यदि आप वोट और इस सांप्रदायिकता के ऊपर वोट की बात करते हैं तो कब तक, कहते हैं ना, कांट की हांडी कब तक चढ़ेगी? आप देखिए, हिटलर भी कभी किसी समय में बहुत फेमस हुआ था, उसके पीछे भी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन हुआ क्या? जी, राजू, आप देखिए गौतम जी, मुझे नहीं पता मैं आपको हिटलर से शुरू करूं या कहां से करूं। 1971 से शुरू करते हैं। 1971 में रामलीला मैदान में बोलते हुए इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था, मुझे तो उनकी वो साड़ी का रंग भी याद है, मैं उस समय स्टूडेंट था और वो सुनने गया था। तो उन्होंने कहा था कि वो गरीबी हटाओ देश से। वो 71 से ले और 2014 तक की ही बात कर लें, वो हटी नहीं। वो गरीबी के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो वो बढ़ी, घटी नहीं। कल परसों मैं न्यूज पढ़ रहा था, यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि 431 मिलियन लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया पिछले 9 साल में। अब बात आप कर लीजिए कि देश में क्या हुआ। अब देखिए, आलू और टमाटर तो मौसमी चीजें हैं, ये होती हैं, बाहर से इंपोर्ट भी की जाती हैं, बाहर भेजी भी जाती हैं। मार्केट की फोर्सेस मोदी जी कंट्रोल नहीं करते हैं जी। टमाटर का भाव थोड़ा मोदी जी फिक्स करेंगे। हाँ, देश में टमाटर महंगा है, ये बुरी बात है। हमारा तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है और उगाने चाहिए हमें। चलिए, अब आपने कहा कि ये तो हिटलरवादी हैं और ये सब है। ये देखिए, हिटलर तो शायद, अगर हम हिटलर की समानता करें तो हमें 1975 की इमरजेंसी की बात करनी पड़ेगी। हिटलर की बात तो आप ना ही करें। हिटलर वाला तो कोई काम अभी हो नहीं रहा देश में। देश में हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है। अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी तो उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 80% लोग इस देश में हिंदू हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटका में पावर में आने के अगले दिन हिजाब के कानून को कैंसिल कर दे और कहे कि स्कूलों में कॉलेजों में कोई नहीं चलेगा कानून, आप तो वो तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अपीज करने का। वो आज से नहीं है। वो जब मिसेस गांधी 31% वोट लेके इस देश में राज करके चली गई, वो तब से है कि एक ग्रुप को अपीज करिए, दूसरे को जूते मारिए। अब वो थोड़ा सा जो डगमग हो गया मामला कि मोदी जी ने एक बड़े ग्रुप ऑफ लोगों को संभालना शुरू कर दिया, अपीज तो नहीं किया और सबको बराबरी पे डील करना शुरू कर दिया, तो गरीबी भी आ गई और टमाटर भी महंगे हो गए और हिटलर भी हो गया। वो हिटलर उस दिन कहाँ था जब यहाँ सड़कों पे जूते मारे जा रहे थे, जब ओवरनाइट पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को उठा के जेल में कर दिया गया था? वो कहाँ था हिटलर का काम उस समय? और फिर आप उस पे आज बोलने भी नहीं देना चाहते, आप चुप रहना चाहते हैं। आपने इतिहास की पुस्तकों से उस सबको निकाल दिया है। आपकी अपीसमेंट की तो ये हालत हुई है कि आपने इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। आपने इस तरह के लोगों को बिठा दिया वहां पे, साम्यवादी लोगों को एजुकेशन मिनिस्ट्री देके, कि उन्होंने देश के इतिहास को ही मरोड़ दिया। अब आप आ जाइए, गरीबी की बात मैंने आपको बता दी। देश में मोदी जी को आप कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे। आप पिछले 200 साल से देश से बाहर लोग जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आज से नहीं जा रहे। अमेरिका में जो पहला परिवार आया था वो 1901 के करीब एक सरदार जी आए थे कैलिफोर्निया में। बात यह है, इमिग्रेशन इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। वो आज से नहीं हो रहा है। वो तो बाबर भी इमिग्रेट ही करके आया था हमारे ऊपर चढ़ाई करने। वो दुनिया में एक देश से दूसरे देश में लोग जाते रहे हैं अपनी फ्री विल से।
ये किसी समाज का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता कि इतने अमीर लोग बाहर चले गए। भाई अमीर लोगों को क्या बंधन है, जकड़ रखा है उनको, वो फ्रीडम है। वो कोई मेरे विजय गौड़ के या गौतम जी के विचारों से नहीं चलते या मोदी जी के विचारों से नहीं चलते। उनकी अपनी इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, उनको लगता है उन्हें बाहर जाके दूसरा और पैसा कमा सकते हैं वो, या उनको और बढ़ना है जीवन में, दुनिया देखनी है। ये दुनिया, हम तो सबको ही अपना देश अपना ही मानते हैं, और दुनिया में इमिग्रेशन क्या स्टैंडर्ड है भाई। चले गए, भारत के 10 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, एक जगह थोड़ा रह रहे हैं, तो उससे क्या प्रूव होगा। चलिए इमिग्रेशन नहीं, अभी चलिए नहीं। अब आखिरी बात, ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था वो कहा, तो उन्होंने तो ये भी कहा था धारा 370 हटा देंगे, हटा दी। उसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने, आप कह रहे हिंदू मुसलमान का रखा, रहे 70 साल से एक फांस हमारे गले में डाल के रखी हुई थी। वहां पे अलगाववादी जो है उनको आप अपीज कर रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे, उनका इलाज करा रहे थे, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे थे। पाकिस्तान जो आपका दुश्मन देश है वो आपको ऊपर हंस रहा था बैठ के। आपको अच्छा नहीं लगा कि देश का नाम बढ़ा, कि हमने एक समानता की बात की। अब यूसीसी की बात हो रही है देश पे, उस पर कोई नहीं बात करता। भाई क्यों नहीं हो समान, जब संविधान है तो समान होना चाहिए। क्यों मेरे 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 मंदिर के पैसे को उठा के आप दिल्ली में केजरीवाल जी मस्जिद के इमामों को बांट देते हैं तनख्वाह के रूप में? 2.5 लाख लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं वहां पे। मतलब किस समानता की बात कर रहे हैं आप। अगर समानता आएगी तो हिटलर हो जाएगा, ये बात मेरी समझ से परे है। तो इस तरह के वाक्यों से हमें बचना होगा। हिटलर कोई नहीं हुआ। अगर इस देश में हिटलर के बारे की तरफ थोड़ा सा कोई बढ़ा है तो कांग्रेस सरकार ही बढ़ी है, और बैलेंस्ड वे से हमें देखना पड़ेगा। इन टोटलिटी में अगर डेवलपमेंट हुई है, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, ऐसा है रविंदर जी, ऐसा है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों पक्ष कभी भी एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पर नहीं आ सकते, और ये तो चलता ही रहेगा। खैर, बट राजीव जी, मैं एक बस लास्ट बात कहना चाहता था। देखिए, जाहिर सी बात है, हम अपने विचार रख सकते हैं, दर्शकों को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात, विजय जी ने कहा कि पता नहीं उन्होंने कहाँ पढ़ा और कहाँ का डेटा है वो। वर्ल्ड बैंक ने जो 2022 सितंबर में डेटा रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग गरीबी हमारे देश में, पॉवर्टी 70 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, जो $2.15 पर डे से कम कमाते हैं। तो ये लेटेस्ट डेटा है जो सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था। सर मैं आपको 2 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूं, जो कि यूनाइटेड नेशंस में, मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक के आप डाटा जो दे रहे हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं परसों की खबर आपको बता रहा हूं जो यहाँ के प्रेस में छपी है, जिसमें उन्होंने 2 या 3 देशों के बारे में बात की है, जिनमें से एक भारत है, और जिसमें डाटा दिया गया है बाकायदा कि 431 या 32 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया। उसमें चाइना का भी जिक्र है, इंडिया का भी जिक्र है। तो बात यह है, वर्ल्ड बैंक का ये विजय जी वही डेटा है जो 23, मुझे नहीं पता उनका जी, जो 23 करोड़ लोग मोदी सरकार आने के बाद, पेंडेमिक के बाद भी आप उसको लगा सकते हैं कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे, ठीक है ना। तो उसमें से आपके ये जो कुछ हैं वो वापस आए हैं। जाहिर सी बात है, ये इकोनॉमी इसी तरह से चलती है, काम चलता है। जी विजय जी, राजीव जी। चलिए, खैर कोई बात नहीं। सिर्फ अंतिम एक सेंटेंस में जवाब वाला सवाल कि 2024 में विजय जी ने तो कह दिया कि भाई 350 सीटें आ जाएंगी। रविंदर जी, आपका आंकड़ा क्या कहता है, ये आपकी? देखिए, मैं देखिए, विजय जी भारत के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, कि 350 सीटें उन्होंने जो आधार बताया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्वे उनका होगा, या सिर्फ एक पॉजिटिव सोच, एक समर्थनवादी नीति के तहत वो देख रहे होंगे कि मैं इसका समर्थन करता हूं, और मोदी जी कह रहे हैं या अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार इतने से पार तो हो सकता है, उसी आंकड़े पे वो कह रहे हो कि 350 आ जाएंगी, अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात ये, कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं आएंगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मैंने कोई इस पे अभी सर्वे कराया है, ना मैं कराता हूं इस तरह का सर्वे। मार्केट में कोई सर्वे आएगा, उसके आधार पे देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों को डीपली कवर किया था, कम से कम 17 से 18 जिलों में मैंने विजिट करी थी, वहां पे जो मैंने देखा था उसके हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि 2024 में मोदी जी की सरकार बन जाएगी।
कैसे बनेगी, तोड़ मोड़ के बनेगी, पूरे बहुमत के साथ बनेगी, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि इसमें नंबर्स बढ़ जाएंगे, वो नंबर्स मुझे बढ़ते हुए कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। नंबर्स घटेंगे और वो नंबर्स 250 से नीचे होंगे, 240 होंगे, 230 होंगे या 200 होंगे, कितने होंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन चलिए, जो 350 की बात है राजीव वो जी, मुझे मेरा समझ में। एक सवाल है गौतम जी से, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं। सर बस कंप्लीट कर देता, अगर आदेश इजाजत देते तो मेरा सवाल ये है सर कि अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी क्या, आपको क्या लगता है? सर मैं फिर पहले वाले सवाल का मैं सोच रहा था जवाब कंप्लीट कर देता, तो फिर उसके बाद हम आपके वाले के भी जवाब देता। तो दूसरा जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी वर्ग, जिसको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर वोट खरीदने का जो प्रयास है, ये डेफिनेटली आप मानिए कि ये 80 करोड़ लोगों को जो वोट है वो मोदी जी के खाते में बहुतायत में आएगा। बहुतायत में आएगा, मतलब इसमें थोड़ा मोटा नहीं आएगा, बहुतायत में आएगा। क्योंकि उन लोगों को यही लगता है, क्योंकि जो बातें हुई हैं, जो चर्चा हुई है, कि हाँ ये जो लाभार्थी वर्ग है ये मोदी सरकार को वोट दे रहा है। लाभार्थी तो सबको बनाया है। देखिए राजेश जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर 80 करोड़ लोगों को काम दे के या अनाज दे के महीने में 2 बार अगर वोट मिलता है, तो पिछली बार राहुल गांधी जी ने 72,600 रुपया हर आदमी को देने का जो वायदा किया था, उसके बाद भी वोट नहीं मिला। ये देश की जनता को बेवकूफ समझने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। पागल नहीं है लोग, वोटर जो है बहुत समझदार है हिंदुस्तान का। और इस तरह से यही है, तो 15 किलो अनाज दे के खरीद लेंगे, वो पॉसिबल लगता नहीं। चलिए, सच्चाई यही है कि वोटर पागल ही है, बिल्कुल पागल है, उनकी समझ नहीं है। क्योंकि जब मैं चुनावों के दौरान दौरा कर रहा था तो लोगों से 5 मैंने पूछे थे काम क्या किया। 5 काम जानना चाहते हैं? 5 विकास के काम क्या बताए थे? पहला काम बताया था 370 की धारा का हटाना, इसको विकास से जोड़ा। दूसरा काम बताया था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको भी विकास से जोड़ा। तीसरा काम बताया था 3 तलाक का हट जाना, इसको भी विकास से जोड़ा। अगर आपको ये विकास के काम लगते हैं, आपको ये डेवलपमेंट के काम लगते हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट ऐसे लोगों को ही मुबारक हो। धन्यवाद मेरी तरफ। चलिए, खैर कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छा रहा। ये जो आपने गिनवाए हैं, इनको हम राष्ट्रीय अस्मिता के काम कहते हैं। और देश अगर इज्जत नहीं होगी दुनिया में, तो विकास का भी क्या करना है हमें? बिल्कुल। विजय जी फिर इस पे मुझे भी बता दीजिए, जब 370 हटाने के बाद राम मंदिर राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए सवाल हैं। और विजय जी 370 हटाए हुए कितना समय हो गया है? आज भी 370 हटाने के बाद वहां पे आम चुनाव नहीं हो पाए हैं, वहां पे आम जिंदगी मुहाल नहीं हो पाई है। तो ऐसा 370 जब हो तो जाएगी, हो तो सब कुछ जाएगा। मणिपुर जल रहा है, वो भी कल को बच जाएगा। आज मणिपुर से 70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। जी सर। नहीं रविंदर जी, ऐसा है कि जहां पर देश की इज्जत का ही बात है, उसके हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि जो हालात जम्मू कश्मीर में पहले थे, अब वो हालात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की इस सरकार ने उसमें कुछ करने की पूरी सफल कोशिश करी है। ये आपको मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कितनी बार जम्मू कश्मीर गए हैं आप? मैं अभी होके आया हूँ, पिछले साल होके आया हूँ। पिछले साल होके आए हैं ना? पिछले साल होके आया हूँ। और उसके बाद जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कितनी बढ़ रही हैं? अरे भाई साहब, तो नहीं हो रही। आतंकवादी घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो जो पहले हालात थे और जो आज राजीव जी आपको याद होगा, पूरे पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर हमारे गिलानी जी को मिलने गए थे। हाँ जी। और बाहर दरवाजा बंद करके और बाहर दीवार पे लिखा हुआ था कि भारतीय, अब मैं अगला शब्द यूज नहीं करूंगा, लौट जाओ। वो मैंने पढ़ा था, उस दीवार पे लिखा हुआ। ये हालत हमारी हो गई थी कि एक अदना सा आदमी हमारे देश के कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के मंत्री संतरी सब मिलके गए थे उसको मिलाने कि भैया मत करो ऐसे, देश को मत तोड़ो। और उसने मिलने से इनकार कर दिया। अब किस बात की गौतम जी कह रहे हैं? ऐसी स्थितियां तो ठीक हुई है ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि क्या इलाज है ऐसे चीज का। जब तक ये लाल चौक पे भी हो गया है ना, करोगे क्या बाजार से लोग मस्ती से घूम फिर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। और मेरा सर, मैं 2011 में भी गया था, तब भी खुले बाजार थे, लोग मस्ती में घूम रहे थे। डल लेक भाई साहब, मैं भी 2011 में मैं भी गया था, गुलमर्ग भी गया था, ऐसा नहीं है। गया था और वहाँ के हालात मैंने भी देखे थे क्या थे। खैर, आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं
और हाँ। अब मुझे जी। लगता है कि बाकी की चीजें हमारे दर्शक क्या डाइवर्ट करेंगे, जो हमारा एक अगली समूह बार। बना हुआ है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और उनके जी। कमेंट जी। से हम इसके चर्चा को कभी आगे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। आपका बिल- बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक खुली बहस में हिस्सा लिया और अपने विचार दी। बहुत बहुत बिल्कुल नमस्कार। धन्यवाद, क्योंकि टॉपिक भी जो एक्सटेंड होता चला जा रहा था, बहुत तो बहुत ऐसी धन्यवाद। चर्चा जी होती जी चली जी जाएगी। जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।